Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 11th August of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप नए क्या कहते हैं वॉचर हैं कहते हैं इस चैनल को, तो आप तब भी यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को कब स्टैब्लिश किया गया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, जो RT-PCR टेस्ट होता है उसमें जो PCR टेक्निक है उसको क्या कहते हैं, उसके लिए किस बायोकेमिस्ट को क्या कहते हैं नोबेल प्राइज़ मिला था। बायोकेमिस्ट कौन से थे जिनको PCR टेक्निक के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री मिला था, आपको नाम बताना हो और किस ईयर में मिला था ये भी आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, जो IMD है, IMD वो किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। ये तीन क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने, और हर कोई प्लीज़ ज़रूर कमेंट करे, हमें पता चलेगा कि कौन कौन हमारे चैनल को देख रहा है, कौन कौन हमारे एनालिसिस को देख रहा है, तो प्लीज़ हर कोई कमेंट ज़रूर करे। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, पायलट्स गेव ATC नो इंडिकेशन ऑफ डेंजर। जो ATC होते हैं ये क्या कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें क्या कहते हैं, जो ऑफिशियल्स ने बताया, DGCA के प्रोब चीफ ने कहा है कि वहाँ पे कि उन्होंने जो पायलट था जो उस प्लेन में, उसने कोई क्या कहते हैं इंडिकेशन नहीं दिया ATC को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, कि वो डेंजर में है या वहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है उस एयरप्लेन में। ऐसा उन्होंने कोई इंडिकेशन दिया नहीं। इसमें वही बताया गया, द फाइनल conversation between the air traffic controller and one of the pilots of the Air Indian Express flight 1344 had that crashed last week in Kozhikode, Kerala, did not indicate any sign of danger, according to a senior official of the Ministry of Civil Aviation. एक सीनियर ऑफिशियल ने ऐसा कहा है कि कोई क्या कहते हैं कन्वर्सेशन के बाद कोई भी इंडिकेशन उन्होंने नहीं दिया कि वो फ्लाइट दिक्कत में है, डेंजर में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट नेट स्पीड इन अंडमान। कि एक अंडर सी केबल जा रही है जो क्या कहते हैं नेट स्पीड बढ़ाएगी अंडमान निकोबार में, इसलिए नेट एक अंडर सी क्या कहते हैं केबल डाली जा रही है। इस न्यूज़ में वही बताया गया है। इसमें कहा गया, द प्राइम मिनिस्टर हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द 2300 लॉन्ग सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट कनेक्टिंग चेन्नई एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑन December 30, 2018। ये 30 दिसंबर 2018 में ही क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन हो गया था कि 2300 क्या कहते हैं किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल जाएगी। ये प्रोजेक्ट है जिससे वहाँ की स्पीड बढ़ सके, नेट स्पीड। इसमें वहाँ पे कई और भी प्रोजेक्ट हैं, मिस्टर मोदी ने और भी कई प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू करने की बात की गई थी, जैसे क्या कहते हैं वहाँ का पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट जो कैपेसिटी है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट की उसको बढ़ाने की, और नए एयरपोर्ट बनाने की, जैसे दिगलीपुर में, कार निकोबार में, कैम्बल बे में, और पैसेंजर टर्मिनल्स भी बनाने की, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड में। यहाँ ये सब बनाने की प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इनाग्रेशन हुआ है। धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे। चलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। पहले ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक से भी कर सकते हैं। PM मोदी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिटवीन चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को इनाग्रेशन किया था जो 18 में। ये 2 अगस्त 2020 में इसका इनाग्रेशन हुआ है 2300 किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का, जो कनेक्ट करेगी चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को। इसमें ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, द सबमरीन केबल विल ऑल्सो कनेक्ट मेजर आइलैंड्स इन अंडमान सच एज हेवलॉक, कार निकोबार, ये सब आइलैंड जो है इन सबको भी ये कनेक्ट करेगी। अबाउट द कनेक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। कनेक्टिविटी प्रोवाइड फास्टर रिलायबल मोबाइल एंड टेलीकॉम सर्विस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कि अच्छा मोबाइल और टेलीकॉम सर्विसेज हो सके अंडमान निकोबार में, इसलिए वहाँ पे ये ऐसी केबल डाली जा रही है। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट वॉज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2018 में इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया था। ये जो OFC है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये बैंडविड्थ देगी 2 × 200 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, और चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में ये रहेगी। ये 2 × 100 गीगाबाइट पर सेकेंड बैंडविड्थ देगी पोर्ट ब्लेयर और अदर आइलैंड्स के बीच में। चलिए ये क्या कहते हैं फंड होगा, द प्रोजेक्ट पूरी फंडिंग होगी इसमें क्या कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा इसमें फंडिंग होगी।
ये आप याद रखिए कि पूरे फंडिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा होगी। ये एग्जीक्यूटेड किया जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा। ये BSNL क्या कहते हैं, इसमें एग्जीक्यूशन करेगी पूरा प्रोजेक्ट ये। द 4G मोबाइल सर्विस दैट वर डिस्टर्बेड इन द आइलैंड ड्यू टू लिमिटेड बैंडविड्थ विल नाउ सी मेजर इंप्रूवमेंट। द आइलैंड विल नाउ सी हाई स्पीड इंटरनेट और काफ़ी कुछ। ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन होता क्या है? ये इंश्योर करता है कि यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू क्वालिटी ICT सर्विस इंडियन वो क्या कहते हैं ICT सर्विस है रूरल एंड रिमोट एरियाज में। जो रूरल और रिमोट एरियाज वहाँ पे भी ये टेलीकॉम सर्विस मोबाइल सर्विसेज आराम से पहुँच सके, ये इसलिए फंड वर्क करता है। इसे 2002 में बनाया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन इन 2002 में इसे बनाया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है हाई कोर्ट इशूज नोटिस टू UPSC आफ्टर प्रीसेस कोटा फॉर डिसेबल निगलेक्टेड। कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि UPSC में जो कोटा होता था डिसेबल्ड पर्सनस के लिए उसे निगलेक्ट किया गया, ऐसा उन्होंने कहा गया। इसमें कहा गया इस प्ली में कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे इशूड नोटिस टू UPSC ऑन प्ली चैलेंजिंग दिस ईयर्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नोटिस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज। जो इस बार जो आया है नोटिफिकेशन उसमें डिसेबल्ड पर्सन को उतनी सीट्स नहीं प्रोवाइड है जितनी प्रोवाइड होनी चाहिए। इसमें कहा गया है UPSC ने इस बार 24 वैकेंसी से पर्सन के लिए डोनेट वो क्या कहते हैं अपॉइंट की है। जो टोटल 796 सीट्स हैं उनमें से सिर्फ 24 क्या कहते हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए की गई है। तो ये प्ली उसी लिए कि निगलेक्ट किया जाता है डिसेबल्ड पर्सन को UPSC में। इसमें पूरे न्यूज़ में यही बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है CBI सर्चेस टू MBS ग्रुप फर्म्स। क्या कहते हैं ये इसका इंपॉर्टेंट कंटेस्ट नहीं, न्यूज़ का इंपॉर्टेंट है CBI। चलिए हम लोग CBI को अलग से देख लेते हैं। CBI एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की। ये इसकी वर्क फंक्शन करती है सुपरिटेंडेंट में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ भी मिलकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के द्वारा भी वर्क करती है। ये एक नोडल पुलिस एजेंसी है। इसका कन्विक्शन रेट काफ़ी अच्छा है, 65 to 70% इसका कन्विक्शन रेट है। इसके जो डायरेक्टर होते हैं CBI के वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस इंटेलिजेंस के होते हैं, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं CBI का। 2014 तक CBI डायरेक्टर DSP एक्ट द्वारा अपॉइंट होते थे। ये याद रखिएगा, पहले 2014 से जो CBI के डायरेक्टर होते थे वो DSP एक्ट 1946 के द्वारा अपॉइंट होते थे। लेकिन 2014 में जब लोकपाल बिल पास हुआ, लोकपाल एक्ट, उसके बाद से इसके अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसके अदर मेंबर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज इस कमेटी के मेंबर होते हैं। होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट भेजती है DOPT को। वो लिस्ट में चेक किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कोई एंटी करप्शन केसेस तो नहीं चल रहे उन लिस्ट के मेंबर्स के। फिर वो लिस्ट वापस भेज दी जाती है कमेटी को। फिर कमेटी डिसाइड करती है कि कौन डायरेक्टर बनेगा। डायरेक्टर ऑफ CBI के पास 2 साल की सिक्योरिटी होती है बाय द CPC एक्ट 2003 के द्वारा उन्हें सिक्योरिटी मिलती है। उनका टेन्योर भी 2 साल का होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है लॉकडाउन हिट ट्रीटमेंट अंडर PMJAY स्कीम। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उससे क्या कहते हैं, जो ये लॉकडाउन के कारण, ये कोरोना वायरस के कारण जो इनका ट्रीटमेंट है हर हॉस्पिटल क्या कहते हैं कोरोना ट्रीटमेंट के लिए इस वक्त यूज़ हो रहा है मैक्सिमम। और जो ये नॉर्मल डिलीवरी हॉस्पिटल एडमिशन जो डिलीवरी या कैंसर केयर केसेस के लिए होती थी वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है उसमें, क्योंकि क्लेम जो है वो 50% तक डिक्रीज़ किया है। जो क्लेम लोग लेते थे स्कीम के द्वारा वो 50% उसमें डिक्रीमेंट आया इस कोरोना वायरस के कारण। इसमें वही बात की गई कि ये नेशनल लॉकडाउन जो हुआ उसके कारण और ये जो कोरोना वायरस फैला है, क्योंकि हर हॉस्पिटल इस वक्त कोरोना पेशेंट को इलाज कर रहा है और ज़रूरी भी है। लेकिन इन जो नॉर्मल और भी डिसीजेज जो हैं जो और भी हार्मफुल है लोगों के लिए, जिससे लोग मर रहे हैं, तो उसको भी देखना चाहिए लोगों को, उसको भी उन चीज़ का उन बीमारियों का भी इलाज करना चाहिए। इसमें वही बात की गई है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, इसको अलग से। प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर 40% ऑफ पीपल इन द कंट्री। 40% पीपल जो है कंट्री के उनको फ्री एक्सेस देना हेल्थ केयर सर्विसेज को। पीपल यूजिंग द प्रोग्राम एक्सेस देयर ओन प्राइमरी केयर सर्विस फ्रॉम अ फैमिली डॉक्टर, की फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके वो लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन एनीवन नीड्स एडिशनल केयर द ABPMJY provides free secondary health care for those needing specialist treatment and tertiary health care for those requiring hospitalization। जो जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, उनको एक सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर पे बात करनी होती है और वहाँ से उनको ये स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है।
द प्रोग्राम इज ए यूनियन गवर्नमेंट स्कीम पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये इसके बाद लेटर एस्टेब्लिश द नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एज अ ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर द प्रोग्राम। फिर नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी बना दिया गया इसके प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करने के लिए। PMJ ऑफर सर्विस टू 50 करोड़ पीपल एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट क्या कहते हैं जो स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, ये सबसे बड़ा है। द प्रोग्राम इज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एज इट्स यूजर्स आर पीपल विद लो इनकम इन इंडिया। जो इस वक्त इंडिया में जो लो इनकम पीपल है उनके लिए यूज़ होता है, वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से और क्लेम ले सकते हैं कोई भी ट्रीटमेंट कराने के लिए। अगर कोई उन्हें इलाज कराना है तो आराम से करा सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए आज का एडिटोरियल देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दें। चलिए आज का पहला एडिटोरियल देखते हैं। हॉस्पिटल अफायर। इसमें बताया गया कि जो हेल्थ केयर सेंटर है लैक फायर सेफ्टी। वहाँ पे फायर सेफ्टी में बहुत ही लैक करते हैं वो सब, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फायर सेफ्टी रहती ही नहीं मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। मैक्सिमम जो सरकारी अस्पताल होते हैं आपने देखा होगा कि वहाँ पर फायर सेफ्टी में उतने ध्यान दिया ही नहीं जाता। उसमें वही उसी बात पे ये पूरा एडिटोरियल है। हेल्थ केयर सेंटर्स लैक फायर सेफ्टी बिकॉज गवर्नमेंट पे लिप सर्विस टू रेगुलेशन। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही कम क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करती है की रेगुलेशन के लिए कि चेकिंग हो कि वहाँ पे फायर सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं कि नहीं। हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स जितने उनमें ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें वही बताया गया द शॉकिंग डेथ ऑफ एटलीस्ट 90 पीपल इन स्पेशल फैसिलिटीज फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट इन विजयवाड़ा एंड अहमदाबाद है एक्सपोज्ड डीप रूटेड रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी। कि रेगुलेटरी जो प्रोसेस होते हैं इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी में उसको नहीं चेक किया गया गवर्नमेंट द्वारा, इसीलिए जो विजयवाड़ा और अहमदाबाद में 19 लोग लगभग मरे हैं। तो उसमें वही बात की गई है कि वो फायर सेफ्टी ना होने के कारण लोगों की डेथ हुई है। इसमें यह भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्जर्व इन अ डिकेट की उपहार सेना में जैसे फायर ट्रेजेडी हुई थी दिल्ली में कि बहुत लोग मरे थे, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पासिंग द वर्क ऑन टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कि जो उस वक्त यूनियन होम मिनिस्ट्री थी उन्होंने पूरा अपना आरोप उस वक्त मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगा दिया था कि उनके कारण ये फायर सेफ्टी नहीं थी वहाँ पे क्या कहते हैं लोग इसीलिए मरे, उनकी वजह से मरे, तो उनके ऊपर पूरा भांडा फोड़ दिया था। इसमें वही बात की गई है कि इन द अहमदाबाद ICU ब्लीच पेशेंट एक्सपेक्टेड द इंस्टीट्यूशन टू ऑफर द हाइस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी। कि इंस्टीट्यूशन को हायर लेवल ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए, बट सर्वर एट इज वर इल इक्विप्ड टू फाइट अ फायर। कि वहाँ पे पहले तो कहा गया कि हाई लेवल ऑफ सर्विस सेफ्टी प्रोवाइड होगी, लेकिन वहाँ पे तो फाइट एक आग लगने से भी लोग मर गए, तो वो किस बात का इल इक्विप्ड था। बिल्कुल गलत जवाब था उनका। द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ने कहा है कि वे एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजन फॉर हॉस्पिटल इज द बेसिस फॉर हॉस्टल एक्रेडिटेशन सिस्टम बट दिस शुड बी मेड मैंडेटरी एंड इन्फोर्स इन ऑल स्टेट। कि ये इसे मैंडेटरी करना चाहिए और इन्फोर्स कराना चाहिए ज़बरदस्ती ये फायर सेफ्टी प्रोग्राम हर हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम। ये बात की गई। इसमें यह भी कहा गया द मैनी फायर्स इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड देयर टेरिबल टोल शुड लीड टू अ फुल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल सच फैसिलिटीज फॉर सेफ्टी। ये पूरा इंस्पेक्शन होना चाहिए सेफ्टी और सिविल सोसाइटी का। ये गवर्नमेंट भी चेक करे कि फायर सेफ्टी के लिए हर कोई वर्क कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है वहाँ पे भी फायर सेफ्टी है कि नहीं, और जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर है यहाँ पे भी चेक होना चाहिए। चलिए अगली न्यूज एडिटोरियल देखते हैं। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। इसमें कहा गया है एग्रेसिव टेस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो है अलोन कैन कंटेन द वायरस स्प्रेड। क्या कहते हैं इसमें कहा गया कि एग्रेसिव टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थे ये भी वायरस स्प्रेड को बढ़ा रहे हैं। इसको इसमें ये ऐसा कहा गया जैसे हमने देखा कि 168 में 1 मिलियन केसेस बढ़े थे जुलाई 16 में, फिर 21 दिन के अंदर डबल हो गया, फिर क्या कहते हैं अगस्त 6 तक फिर डेथ भी इंक्रीज हो गई है 25,599 हो गई 16 जुलाई तक, और उसके बाद इतनी तेज़ी से डेथ बढ़ी कि 6 अगस्त तक 41,641 केस हो चुके हैं। तो दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्प्रेड भी बढ़ रहा है, डेथ्स भी बढ़ रही है। तो और क्या कहते हैं इस वक्त ये लोग क्या कहते हैं केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा इसमें बात की गई। इसमें कहा गया जैसे हमने देखा कि नंबर ऑफ डेथ पर डे हैज़ ऑल्सो बीन राइजिंग इट क्रॉस द 1000 मार्क ऑन अगस्त 9। कि जैसे हमने देखा कि अगस्त 9 को 1000 से ज़्यादा केस आए, 1000 से ज़्यादा लोग मरे, तो ये सोचने की बात है कि डेथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमें इसकी वैक्सीन ढूंढना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जल्दी। लास्ट में इसमें कहा गया कि द डेली कन्फर्म केसेस एंड डेथ्स इन गुजरात एंड तेलंगाना during the pandemic gives an impression that the state priorities to manage the data. This does not augur well for India.
कि जैसे हमने देखा है कि जहाँ जैसे बढ़ रहे हैं डेली कंफर्म केसेस और डेथ जो गुजरात और तेलंगाना में, तो ऐसा लग रहा है कि स्टेट की प्रायोरिटी होगी मैं डाटा को मैनेज करना, ना कि लोगों को हेल्थ प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऐसा ऐसा लग रहा है इसमें। चलिए, इस पूरे ट्यूटोरियल में यही बताया गया कि कैसे क्या कहते हैं केसेस बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पूरा साइन नंबर्स दिए, तो नंबर्स आप याद नहीं कर सकते, आप कहाँ पे कोड भी नहीं कर सकते नंबर्स इतने ज़्यादा। चलिए अगला ट्यूटोरियल देखते हैं, द मेन ब्रेक टू यूज़ इन इंडिया स्टील फ्रेम। ये ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है कि ब्यूरोक्रेट्स जो इस वक्त कर रहे हैं उनके ऊपर है कि इसमें कहा गया कंपैशन एंड ऑनेस्टी आर व्हाट मस्ट गाइड सक्सेसफुल एंट्रेंस इनटू स्टील फेयरली कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज। कि जो इस वक्त कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज है उनके कारण भी एक गाइडफुल वे में उनको भी एक सिखाना चाहिए कंपैशन और ऑनेस्टी। इस वक्त हर सिविल सर्वेंट्स को सिखाना चाहिए, तभी नहीं तो जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसको करप्शन कंट्रोल करने के लिए ये सब सिखाना ज़्यादा जरूरी है। इसमें क्वेश्चन भी अराइज होता है कि आर द राइट टाइप ऑफ मैन एंड वुमेन बीइंग इंडक्टेड इनटू हायर ब्यूरोक्रेसी। कि सही तरह के लोग और क्या कहते हैं मैन और वुमेन दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं इस ब्यूरोक्रेसी में, जो सिविल सर्विसेज प्रोग्राम सिविल सर्विसेज है या कोई भी सर्विसेज है, तो उसमें सही तरह के लोग क्या कहते हैं इंडक्ट हो रहे हैं कि करप्टेड लोग। इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है। इसमें वही बताया गया कि यूपीएससी ने अनाउंसेस द रिजल्ट ऑफ सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन एवरी ईयर and the list of successful candidates. Amidst all the fanfare, it is legitimate for us to reflect on a few fundamental questions. कि वो सही लोग क्या कहते हैं इंडक्ट हो रहे हैं इस हायर ब्यूरोक्रेसी में। एक और क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, इज देयर एनी मिड कैरियर रिव्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस सो दैट मिसफिट्स एंड द डिसऑनर्स आर वीडेड आउट। कि उनका जो मिड कैरियर रिव्यू होता है उसको भी कभी होता है ऐसा कि कैरियर का उनका रिव्यू हुआ जाए और देखा जाए कि उनके कितने मिसफिट्स हैं और कितने वो डिसऑनेस्ट हैं, उनके हिसाब से उनको बाहर निकाला जाए। अगर वो डिसऑनेस्ट है या करप्टेड है तो उनको हटा देना चाहिए। ये भी क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। इसमें ये भी कहा गया द यूपी हैज़ विदाउट अ डॉट स्ट्रेचनर प्रोटोकॉल। इसमें काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल है इनका कि पूरी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराते हैं, फिर एक पूरा इंटेलिजेंट इंटीग्रिटी सब चेक करता है किया जाता है। एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज है पूरी जो चेक किया जाता है और परफॉर्मेंस देखी जाती है कि सिविल सर्वेंट पे कितनी परफॉर्मेंस उसके अंदर है, किस तरह से वो परफॉर्म कर सकता है, पूरी सब चेकिंग होती है। लेकिन तब भी आगे जाके लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं, इसमें एक क्वेश्चन इसमें यह राइज है। इन द यूपीएससी लिस्ट रिलीज अ फ्यू डेज अगो, उसमें दिखाया गया कि 304 कैंडिडेट्स जो थे वो जनरल कैटेगरीज के थे, 78 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के और अदर बैकवर्ड क्लासेस के 251, शेड्यूल कास्ट के 129 और शेड्यूल ट्राइब्स के 167 constituted the rest of the group of successful candidates. Women among these were about 150 और लगभग 150 वुमेन इस बार सेलेक्ट हुई है यूपीएससी में, जो लिस्ट अभी रिलीज हुई है। इसमें यह भी कहा गया एटीट्यूड एंड ड्राइव टू अचीव विच वर नॉट फुली विजिबल अर्लियर एज यूजुअल देयर आर नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु हैव मेड द ग्रेड। कि इस बार देखा गया है कि एटीट्यूड ड्राइव टू अचीव की जिस तरह से इस बार लिस्ट आई है जितने लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट उनमें से मैक्सिमम इंजीनियर्स थे, जो क्या कहते हैं उन जिन्होंने अच्छे अच्छे नंबर पाए उनकी जिनकी अच्छी ग्रेड आई है, मैक्सिमम उनमें से इंजीनियर्स ही थे, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें लास्ट में कहा गया है कि वी हैव अ लार्ज कोर ऑफ इनलाइटेड सीनियर आईपीएस ऑफिसर। कि लार्ज इनलाइटेड सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जो कैरेक्टर बदल सकते हैं, जो नए इंट्रेंट्स हैं जो नए सर्विसेज में ज्वाइन कर रहे हैं उनकी कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता है उनके द्वारा। इफ दे डू नॉट प्ले दिस डेस्परेटली नीडेड रोल they will have betrayed the confidence that the father of the civil services Sardar Vallabhbhai Patel reposed in the IPS and the IAS। कि वो उनकी सर्विसेज उनकी क्या कहते हैं एक क्वालिटी को डैमेज कर रहे हैं। कि वो एक जो आईपीएस थे जो उन्हें फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी क्या कहते हैं उनको डिस्प्रेट क्या कहते हैं उनकी बिट्रे किया जा रहा है ऐसा लगेगा अगर ये जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं नए इंट्रेंट्स को क्या कहते हैं उनकी रोल को ना समझाएं, उनके कैरेक्टर को ना मोल्ड करें, तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा वो बिट्रे करेंगे हमारे फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज को। चलिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही। चलिए अगली न्यूज़ देख अगली न्यूज़ आती है क्वेश्चन ईडी अगेन क्वेश्चन रिया एंड फोर अदर्स। कि जैसे हम जानते हैं कि ईडी ने केस कर दिया है रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स पर, कि वही बताया गया है इसमें। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं कंटेस्ट, इसमें इंपॉर्टेंट आता है ईडी को हम लोग देख लेते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, जो इन्फोर्समेंट इकोनॉमिक लॉज ऑफ फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया के लिए यूज़ होती है।
ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। इसमें ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर इसमें वर्क करते हैं। इस डायरेक्टोरेट का ओरिजिन हुआ था 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से, लेकिन फिर 1957 के बाद इसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नाम दे दिया गया। इसमें कई ऑफिसर्स डेपुटेशन पे आते हैं, जैसे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के, इनकम टैक्स, पुलिस के कई ऑफिसर्स पे वर्क करते हैं। इसमें एक पीएमएलए कोर्ट भी होती है जो पूरा डिसीजन लेती है। उसका डिसीजन क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के तरह ही होता है, और इसमें जो डिसीजन होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है जुडिक्शन के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विल बी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर सेज गोयल। ऐसा गोयल ने कहा है, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है विल बी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर। कि चलिए देख लेते हैं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता क्या है, इसको अलग से हम लोग देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट एंड एब्रिविएटेड एज बीओपी। ये कंट्री का होता है, जो डिफरेंस होता है ऑल मनी फ्लोइंग इनटू द कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड द आउटफ्लो ऑफ मनी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि एक कोई किसी कंट्री का होता है कि कितना मनी पूरी कंट्री में सर्कुलेट हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, और कितना मनी आउटफ्लो हो रहा है उनका बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों का डिफरेंस ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इस these फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर मेड बाय इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज। ये ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल या फर्म्स हो या गवर्नमेंट बॉडीज हो, उनके द्वारा ये पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, जो मनी फ्लो होता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द करेंट अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें 3 अकाउंट होते हैं, द करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। जो करंट का अकाउंट होता है अफेक्ट्स अ कंट्रीज नेट इनकम, व्हाइल द कैपिटल अकाउंट्स रिफ्लेक्ट द नेट चेंज इन ओनरशिप ऑफ नेशनल एसेट्स। जो करंट अकाउंट होता है वो कंट्री का नेट इनकम को इफेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, और कैपिटल अकाउंट पूरे नेट चेंज जो ओनरशिप का होता है नेशनल एसेट उसको चेंज करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना राइज इन जून एंड जुलाई। कि जो इंडिया का इम्पोर्ट था चाइना से, वो जून एंड जुलाई में काफ़ी ज़्यादा राइज किया है, ऐसे इसमें बताया गया है। जो मेडिकल सप्लाईज थी चाइना से बहुत ज़्यादा आ रही है इस वक्त इंडिया में, तो इसमें वही न्यूज़ बताई गई है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दें। चलिए थैंक यू।